नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हम जो पिछला टॉपिक जो हम कर रहे थे क्रिया, तो दोस्तों हमने पीछे जितने भी टॉपिक किए हैं उनमें से सबसे पहले हमने विकारी शब्दों के बारे में चर्चा की है। विकारी शब्द संख्या 4 होती है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सब का विस्तृत चर्चा जो है हमने पीछे के वीडियो में कर रहे हैं। अभी जो रीट में सबसे महत्वपूर्ण जो मान सकते हैं कि हर बार 100% एक प्रश्न जो है ये अविकारी या अव्यय शब्द से आता है। अविकारी या अव्यय शब्द है, ये एक प्रश्न जो है रीट में हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो अविकारी शब्द होते कौन से हैं? सबसे पहले तो दोस्तों हम ये ध्यान रखना है हमें कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जिन शब्दों में किसी भी व्याकरणिक इकाई का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों। तो इनको अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि अ का मतलब नहीं, वे का मतलब खर्च होना। ये यानी ये इन शब्दों में किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है। जैसे मैंने बोला धीरे, मैंने बोला धीरे। जैसे मैंने किसी को बोला कि मोहन धीरे बोलता है। मैंने क्या बोला? मोहन धीरे बोलता है, मोहन धीरे बोलता है। देखिए, ये धीरे बोलना क्रिया है, मोहन इसमें पुल्लिंग एकवचन है। मैंने कह दिया कि रजनी धीरे बोलती है। क्या ये धीरे शब्द बदला है? नहीं बदला है। चाहे मोहन हो, चाहे रजनी हो, चाहे बहुवचन हो, बच्चे धीरे बोलते हैं, बच्चे धीरे बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए कि मोहन एकवचन पुल्लिंग है तो भी धीरे बोलता है, रजनी स्त्रीलिंग एकवचन है तो धीरे बोलती है, बच्चे धीरे बोलते हैं, लड़कियां धीरे बोलती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये धीरे शब्द नहीं बदला है। जैसे तुरंत, जैसे मैंने बोला कि मोहन तुरंत चला गया, मोहन तुरंत चला गया, रजनी तुरंत चली गई, बच्चे तुरंत चले गए और लड़कियां तुरंत चले गई। तो ये तुरंत है, इसलिए है, यका है, यकायक है, अचानक है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अविकारी होते हैं। तो हम अब करेंगे कि अविकारी शब्द या अव्यय हिंदी में कितने होते हैं। दोस्तों हिंदी में अविकारी शब्दों की संख्या, हिंदी में अविकारी शब्दों की संख्या, अविकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। मुख्य कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 सेकंड ग्रेड में हर बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। आपको पता है दोस्तों कि विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहां विकारी नहीं है, मतलब अविकारी है। तो दोस्तों वहां हर बार पूछा गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक आता था क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हिंदी में अविकारी या अव्यय, अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं, इनके शब्दों की संख्या 4 होती है दोस्तों। पहला होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द। देखो, क्रिया विशेषण को भी 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। क्रिया विशेषण भी 4 होते हैं, मैं इनका वर्गीकरण बताऊंगा दोस्तों। ये पहला जो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का काम क्या होता है? क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त, देखो ये भी विशेषता बताता है। देखो, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। देखिए कि क्रिया विशेषण का काम होता है क्रिया से पहले आना और क्रिया की विशेषता बताना। अब देखो क्रिया की विशेषता में क्या क्या आता है दोस्तों। विशेषण का काम होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। देखो इसका उदाहरण करके मैं बताऊंगा बाद में। तो ये जो क्रिया विशेषण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर ये 4 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों स्थानवाचक। क्या होता है?
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां स्थान जो होता है यानी ये होता है कहां। अगर कहां का उत्तर प्राप्त होता है तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसका प्रयोग करके बताऊंगा। दूसरा जो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ निकलेगा कब का उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा को दर्शाता है और ये कितना, कितनी, कितने, ठीक है। और ये चौथा जो होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे का उत्तर आएगा दोस्तों। क्रिया विशेषण देखो, जैसे अब मैंने बोला कि राम अंदर बैठा है। देखिए राम अंदर बैठा है। देखिए राम करता है बैठना क्रिया है, यहां ये अंदर शब्द है। अंदर कभी परिवर्तित होता है, अंदरू, अंदरी कभी नहीं होता, अंदरे कभी नहीं होता, ये अंदर अंदर ही रहता है। जैसे राम अंदर बैठा है, रजनी अंदर बैठी है, बच्चे अंदर बैठे हैं, लड़कियां अंदर बैठी हैं। तो देखिए ये अंदर शब्द जो है वो किसका बोध करा रहा है। अब मैं इसका प्रश्न बोलूंगा कि राम कब बैठा है, अंदर उत्तर आएगा, नहीं आएगा। राम कितना बैठा है, अंदर उत्तर नहीं आएगा। राम कैसे बैठा है, उत्तर नहीं आएगा। अगर मैं बोल दूं कि राम कहां बैठा है तो उत्तर आ रहा है अंदर। राम कहां बैठा है, उत्तर आ रहा है अंदर। यानी अंदर क्या है, स्थान। यानी मैं बाहर खड़ा हूं और राम अंदर बैठा है, तो अंदर क्या है, स्थान है। समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला राम अभी आया है, मैंने क्या बताया दोस्तों कि क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग क्रिया से तुरंत पहले होता है। देखो राम अभी आया है, मैं बोलूंगा राम कहां आया है, उत्तर नहीं मिलेगा। राम कितना आया है, उत्तर नहीं मिलेगा। राम कैसे आया है, उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा कब का, राम कब आया है, अभी आया है। राम कब आया है, अभी आया है। तो अभी किसका बोध करा रहा है, काल का। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम ज्यादा बोलता है, राम ज्यादा बोलता है। बोलना क्रिया की विशेषता क्या है, ज्यादा। क्या बता रहा है, रीति बता रहा है, काल बता रहा है, स्थान बता रहा है, क्या परिमाण। ये बोलने की मात्रा बता रहा है कि कितना बोलता है, ज्यादा बोलता है, कम बोलता है। समझ में आ गया। बहुत बोलता है, समझ में आ गया। तो थोड़ा बोलता है, कम बोलता है। मोहन मोहन बहुत खाता है, ज्यादा खाता है, कम खाता है। खाना क्रिया की विशेषता। तो ये किसका बोध करा रहा है, किसका। ये देखिए ये कहां का, ये कब का, ये किसका, कितना। तो देखिए ये हो जाता है कहां है तो स्थानवाचक, कब है तो कालवाचक, कितना है तो परिमाणवाचक। अब देखो मोहन अचानक आ गया, मोहन अचानक आ गया। देखिए मोहन कब आ गया, मोहन कहां आ गया, मोहन कितना आ गया, मोहन कैसे आ गया, अचानक। समझ में आ गया। तो कैसे आ गया, कैसे बता रहा है, यानी आने की रीति बता रहा है। तो ये कौन सा हो गया, मोहन कितना, कैसे, कैसे आ गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, रीतिवाचक हो गया। तो दोस्तों क्रिया विशेषण में ये स्थानवाचक जो है मैं बता दूं, बाहर, अंदर, आस पास, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये सारे क्या हो जाते हैं, स्थानवाचक। कालवाचक में कब हो जाता है, कब, अब, जब, कल, आज, आजकल, है ना, हमेशा, ठीक है। और परिमाणवाचक में बहुत ज्यादा, अधिक, कम, थोड़ा, तनिक, ये वगैरह परिमाणवाचक में आ जाएगा। और रीतिवाचक में अचानक, धीरे से,
समझ में आ गया। तो ये आ जाता है रीतिवाचक में, तो अचानक आ जाता है, धीरे से आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों दोबारा बता दूं, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है, और क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर ये 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, रीतिवाचक होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्रिया विशेषण जो होता है और बिल्कुल सरल है, बिल्कुल एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में इन ठुकराने के बाद। देखिए आपको केवल 1 मिनट में ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, जैसे मैं अभी इसको मिटाता हूं, आप लिख भी सकते हो। तो अभी देखिए दोस्तों, ये दूसरा होता है संबंध बोधक। मैं पहले बता दूं कि दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है दोस्तों समुच्चय बोधक, और 4 नंबर होता है विषम्य आदि बोधक। दोस्तों यहां प्रश्न जो ये है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो सरल है। प्रश्न जो आता है संबंध बोधक, और यहां मैं बताता हूं कि ये 1 नंबर जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। क्रिया विशेषण में बता दिया। संबंध बोधक को एक बार छोड़ दीजिए, आप इधर देखिए, समुच्चय बोधक और विषम्य आदि बोधक। आपको पता है कि समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, योजक का काम करता है, आपको पता है योजक चिन्ह भी आता है। ये 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 उपवाक्यों को। जैसे आप पता है और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, एवं, वह, अथवा, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है कि ये जो होते हैं समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, तो 2 शब्दों को जोड़ा है इन्होंने, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो ये, और जैसे मोहन पहले आता है लेकिन श्याम हमेशा लेट आता है, तो देखिए हमें लेकिन क्या हो गया, 2 वाक्यांशों को जोड़ा है, तो ये समुच्चय बोधक होते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, तो ये कहीं भी आ जाए तो ये किस में करना है, आपको समुच्चय बोधक में करना है। विषम्य आदि बोधक में क्या होता है, विषम्य आदि बोधक में आप ध्यान रखना दोस्तों, विषम्य आदि बोधक चिन्ह जरूर रखता है। जैसे अरे, ओ, वाह, क्या, ये विषम्य आदि, शाबाश, जैसे खबरदार, ठीक है ना, क्यों, अच्छा है। तो ये क्या होते हैं, विषम्य आदि बोधक चिन्ह जरूर लगते हैं। अरे वाह, ओ, यानी मतलब मन के भावों को उजागर करते हैं, हर्ष, शोक, विषम्य, आश्चर्य, है ना, ये सारे जो मनोभाव व्यक्त करते हैं, तो ये क्या होते हैं, विषम्य आदि बोधक होते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां अगर इसका प्रयोग होता है तो बिल्कुल विषम्य आदि बोधक का चिन्ह लगता है, तो ये इसमें कोई रटने की चीज नहीं है। अगर ये आते हैं तो ये विषम्य आदि बोधक होते हैं, ये आते हैं तो क्या हो जाते हैं, समुच्चय बोधक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में बिल्कुल महीन अंतर होता है। प्रश्न जो है 100% इन दोनों में से ही आएगा, 100% इन दोनों में से आएगा। तो अंतर क्या होता है, इनको मैं मिटा देता हूं, देख लो, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर किन्हीं वाक्यों में, किन्हीं शब्दों के बीच में, किन्हीं वाक्यांशों के बीच में आते हैं समुच्चय बोधक,
विषम्य आदिबोधक जो होते हैं, विषम्य आदिबोधक चिन्ह लगे आते हैं। अब इसमें देखना दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो चार होते हैं, क्या होते हैं, मैंने क्या बताया है, ये होते हैं चार, मैंने बताया है ना। और ये जो होता है संबंधबोधक, क्या होता है, संबंधबोधक। ध्यान रखना दोस्तों कि संबंधबोधक का काम क्या होता है कि वे अव्यय जो किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध कराते हैं। देखो दोस्तों, ये दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होते हैं परसर्ग रहित, क्या होते हैं दोस्तों, परसर्ग रहित, और एक होते हैं परसर्ग सहित। एक होता है परसर्ग रहित, एक होता है परसर्ग सहित। तो देख लो दोस्तों, ये आता है आजीवन, आजन्म, मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत, शांति पूर्वक, ठीक है, ये पूर्वक। एक ध्यान रखना दोस्तों, एक तो तक होता है, एक होता है भर। अगर ये भी आ जाते हैं कहीं भी तो ये होते हैं क्या, परसर्ग रहित होते हैं और ये संबंधबोधक होते हैं। जैसे मैंने बोला है, पहले करेंगे परसर्ग रहित, इनमें तो बता दिया दोस्तों क्रिया विशेषण में। हालांकि ये क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो अकेले आते हैं और संबंधबोधक में यही क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं एक अलग तरीके से आते हैं। जैसे राम ने आज जन्म अपने माता पिता की सेवा की। तो अगर ये आजन्म को अंडरलाइन करके आ जाए तो ये जो है संबंध बताया राम का और उसके माता पिता की सेवा से। आजन्म, आजीवन, मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, मोहन मंदिर तक, ध्यान रखना तक कहीं भी आ जाए तो दोस्तों ये 100% क्या होता है, संबंधबोधक होता है। मोहन मंदिर तक जाता है, मोहन मंदिर तक जाता है, तो तक क्या हो जाएगा दोस्तों, मंदिर और मोहन का संबंध जो है वो इसका संबंध बता रहा है। मोहन और मंदिर केवल वहां तक जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, तो ये होते हैं परसर्ग रहित, यानी परसर्ग क्या होता है, के में पे से, क्या होता है, के में पे से, ये परसर्ग होते हैं, इन्हीं शब्दों से प्रयुक्त होते हैं पहले। तो ध्यान रखना, ये होते हैं परसर्ग रहित। तो ये आजीवन, आजन्म, मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत, शांति पूर्वक और तक और भर जब आ जाए तो ये क्या होता है दोस्तों, संबंधबोधक होता है। और इसके बाद जो मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये होते हैं तक और भर। तो अभी संबंधबोधक में दूसरा आता है दोस्तों परसर्ग सहित। तो ये होता है, जैसे मैंने बोला राम अंदर बैठा है, राम अंदर बैठा है। दोस्तों राम अंदर बैठा है और ये बैठने क्रिया का स्थान बता रहा है, तब तो है ये क्रिया विशेषण। ध्यान रखना दोस्तों, ये है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन इसी अंदर शब्द का प्रयोग संबंधबोधक में करेंगे। तो देखिए, राम घर के अंदर बैठा है, तो देखिए दोस्तों अंदर बैठा है तब तो ये क्रिया विशेषण है, और के अंदर बैठा है तो ये संबंधबोधक हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, संबंधबोधक हो जाता है। ध्यान रखना, हमें भ्रमित करेंगे ऐसे प्रश्न। तो ये देखिए, राम अंदर बैठा है तो क्रिया विशेषण केवल अंदर का प्रयोग हुआ है। और देखिए, जब भी संबंधबोधक अव्यय पूछा जाएगा तो उस वाक्य में दो संज्ञा शब्दों का प्रयोग
अवश्य होगा। देखिए यहाँ राम अंदर बैठा, किसी दूसरी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ राम और घर दोनों का, दो संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है के अंदर। जैसे मोहन सामने बैठा है, देखिए मोहन सामने बैठा है, तो मोहन केवल एक संज्ञा का प्रयोग हुआ है और सामने स्थान बताया कि मोहन कहां बैठा है? सामने बैठा है। तो दोस्तों ये हो जाता है क्रिया विशेषण। क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। और मैं यह ऐसे कह दूं कि मोहन मंदिर के सामने बैठा है, के सामने बैठा है। तो देखिए दोस्तों के सामने, और मोहन संज्ञा है, मंदिर भी संज्ञा है और परसर्ग के साथ है। सामने बैठा है तो क्रिया विशेषण, और के सामने बैठा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है, तो देखिए अगर मैं कह दूं कि ये सीधा ही आ जाए कि मोहन पीछे है और यहां आ जाए के पीछे, तो पीछे है क्रिया विशेषण। मोहन पीछे है तो क्रिया विशेषण के पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध। ठीक है। से जैसे मधुर और ये आ जाए से मधुर, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक, और ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखना कि एक शब्द जरूरी नहीं होता कि ये क्रिया विशेषण ही हो, ये संबंध बोधक हो, ये विशेषण हो। ध्यान रखना, इन वाक्यों को ध्यान में रखना। कैसे? मैं एक उदाहरण दिखाता हूं। जैसे मोहन मधुर गीत गाता है। मोहन मधुर गाता है। मोहन सोहन से मधुर गाता है। देखिए दोस्तों, यहां मधुर 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 तीन वाक्यों में प्रयुक्त हुआ है। ये मधुर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अब कह दो गुरुदेव कि ये मधुर शब्द जो है क्रिया विशेषण नहीं है दोस्तों, ये मधुर शब्द का प्रयोग गीत से पहले हुआ है, न कि गाना क्रिया से पहले। तो ये दोस्तों विशेषण है, ये दोस्तों विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ गाना क्रिया से मधुर है, तो दोस्तों ये क्रिया विशेषण है। क्या है? ये क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों ये आ गया मोहन सोहन से मधुर गाता है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, 100% इसमें से एक प्रश्न जो है अवश्य आएगा। एक प्रश्न 100% अवश्य आएगा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। तो अभी एक और देखिए दोस्तों कि इनके अलावा, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये उदाहरण बताया है, ध्यान रखना इसको विशेष तौर से। तो ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ये संबंध बोधक है। भ्रम ये होता है मधुर शब्द 3 जगह प्रयुक्त हुआ है। जैसे अच्छा, मोहन ने अच्छा गीत गाया, मोहन अच्छा गाता है, मोहन सोहन से अच्छा गाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग प्रकार से ये प्रयोग होता है। तो इसको आप उतार भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी इनके अलावा एक निपात होता है। क्या होता है दोस्तों? निपात नाम का भी अव्यय होता है। हालांकि इसकी गिनती नहीं होती है अव्यय की श्रेणी में, लेकिन फिर भी ये अव्यय की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों? अव्यय की श्रेणी में आता है। ये क्या होता है? इनका काम क्या होता है?
ये वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उस वाक्य में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। जैसे इनका अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता। जैसे तुमने पत्र नहीं लिखा, तुमने पत्र नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तुमने पत्र नहीं लिखा, लेकिन इसमें निपात का प्रयोग होगा कि तुमने पत्र तक नहीं लिखा। पत्र नहीं लिखा, पत्र तक नहीं लिखा, तो ये तक क्या हो जाएगा दोस्तों, निपात हो जाएगा। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, सिंपल वाक्य है। मैं भी जयपुर जाऊंगा, तो भी क्या हो जाएगा, इसमें निपात आ जाएगा। ठीक है। जैसे मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, ये सिंपल वाक्य, सरल वाक्य है। अगर निपात का प्रयोग करूंगा कि मुझे पानी ही पीना है, तो ही क्या हो जाएगा दोस्तों, निपात आ जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये निपात ही क्या होता है, निपात वाक्य में प्रयोग होकर एक विशेष प्रकार का बल भर देते हैं और इनका जो प्रयोग होता है एक अव्यय की तरह होता है। तो ये हालांकि अपना कोई अर्थ नहीं रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निपात भी अव्यय की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर इनकी गिनती करें तो गिनती में ये अविकारी शब्द नहीं होगा। तो अविकारी शब्दों की संख्या होती है 4। क्या होती है, 4। एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है दोस्तों विषम्य आदि बोधक। तो दोस्तों आज मैंने ये आपको अविकारी शब्द बताए हैं, बिल्कुल 100% एक प्रश्न रीट में अवश्य आएगा और मैंने ये तरीका बताया है, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने आगे के वीडियो रीड से संबंधित जो है ग्रामर है उसमें से करेंगे। धन्यवाद।